नमस्कार दोस्तों, यूपीएससी मास्टर में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे राज्यों के पुनर्गठन पर। मित्रों, मेरा नाम है मनोज तोसियान और आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। देखिए मित्रों, इस टॉपिक में सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ब्रिटिश शासन के दौरान राज्यों की स्थिति कैसी थी। अर्थात जब ब्रिटिश राज्य ने राज्यों का गठन किया तो वह गठन जो है किस आधार पर किया गया। फिर हम ये चर्चा करेंगे कि स्वतंत्र भारत में उन राज्यों का पुनर्गठन किस आधार पर किया गया। फिर हम ये चर्चा करेंगे कि स्वतंत्र भारत में जो राज्यों के गठन का क्रम है वो किस प्रकार का रहा है। और अंत में हम चर्चा करेंगे जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 पर। चलिए आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। देखिए मित्रों, जब मुगल साम्राज्य कमजोर पड़ चुका था तो इसी कमजोरियत का लाभ उठाकर जो कभी व्यापारिक उद्देश्य के लिए, व्यापारिक लाभ के लिए अंग्रेज भारत में आए थे, वो अब राजनीतिक स्थिरता कायम कर रहे थे। तो अंग्रेजों ने जहां जहां भी अपने विजय अभियान किए वहीं पर उन्होंने उन्हीं को जो है बाउंड्री का रूप दे दिया और राज्य जो है अस्तित्व में आ गए। तो इन राज्यों का जो अस्तित्व सामने आया, उस अस्तित्व को सामने लाने में उन्होंने ध्यान नहीं दिया भाषा का और सांस्कृतिक एकजुटता का। यही वजह है कि ब्रिटिश शासन के दौरान जितने भी राज्य अस्तित्व में आए वो बहुभाषिक थे, बहुसांस्कृतिक थे। आप देख सकते हैं मद्रास में बहुत सारे स्टेट देखने को मिलते हैं। यहाँ पे केरल भी था, तमिलनाडु भी था, आंध्र प्रदेश भी था। इसके अलावा यहाँ बंगाल में बिहार, उड़ीसा, असम, ये सारा जो लगभग पूर्वी भारत तो इसी में आता था। इसके अलावा ये वाला जो हिस्सा था और इसके अलावा संयुक्त प्रांत, उसमें भी अनेक प्रकार के जो है स्टेट थे जो वर्तमान समय में हम देख रहे हैं। देखिए, परंतु ऐसा नहीं है कि भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग भारतीय नहीं करते थे। अब 1930 के दशक में उड़ीसा में जो बिहार जो प्रांत था, वहाँ के ही एक नेता थे मधुसूदन दास। उन्होंने ब्रिटिश सरकार से यह मांग की थी कि जो है बिहार प्रांत से अलग करके जो उड़ियाई भाषा है उसको आधार बनाकर एक उड़ीसा राज्य का गठन किया जाना चाहिए। और इसी मांग को ध्यान में रखते हुए ब्रिटिश सरकार ने 1936 में भाषा के आधार पर उड़ीसा राज्य का गठन किया था। यह स्वतंत्रता से पूर्व भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य था। इसी प्रकार की मांग जो है 1917 में कांग्रेस ने पहली बार की थी अपने मंच से, और ये कहा था कि ब्रिटिश सरकार को जो है भारत में राज्यों के पुनर्गठन के लिए भाषाई आधार को ध्यान में रखना चाहिए। और 1946 में जब चुनावी घोषणा पत्र तैयार किया कांग्रेस ने, तो इसमें भी इसे जो है प्रमुख स्थान दिया गया था। देखिए, 1947 में एक नवोदित राष्ट्र अस्तित्व में आया भारत। अब जब जो संविधान सभा थी वो राज्यों के गठन पर ध्यान दे रही थी, तो वहां यह मत स्वीकार किया गया कि यदि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन किया गया तो देश की एकता, अखंडता सुरक्षित नहीं रह जाएगी। इसलिए इस दृष्टि को नकार देना चाहिए, अर्थात भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन नहीं करना चाहिए। परंतु फिर भी जो है जो स्थिति थी और उठने वाली जो समस्याएं थी उसको ध्यान में रखते हुए भारत सरकार द्वारा अनेक प्रकार जो है 3 आयोग गठित किए गए, जिन पर हमें चर्चा करनी है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम ये देखेंगे भाषाई प्रांत आयोग क्या था, जिसका गठन 1948 में किया गया था। फिर हम ये चर्चा करेंगे जेवीपी समिति क्या थी, जिसका गठन 1949 में किया गया था। और फिर हम ये चर्चा करेंगे राज्य पुनर्गठन आयोग क्या है, जिसका गठन जो है 1953 में किया गया है। चलिए देखिए, अब स्वतंत्रता के दौरान ही जब भारत स्वतंत्र हो गया था, संविधान बनाने के लिए संविधान सभा बैठी हुई थी। तो जो यही समय पीरियड चल रहा था, जो यही टाइम पीरियड चला हुआ था, इसी में ही देश के अधिकांश स्थानों से और स्पेशली साउथ इंडिया से जो है भाषा के आधार पर राज्यों को गठित करने की मांग उठने लगी थी। इसी को ध्यान में रखते हुए जो संविधान सभा के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उन्होंने सुझाव दे दिया कि जो है एक आयोग का गठन कर देना चाहिए। तो इन्हीं के सुझाव के आधार पर जून 1948 में एस के धर की अध्यक्षता में एक भाषाई आयोग नियुक्त किया गया, जिसे सिफारिश ये देनी थी कि क्या भाषा के आधार पर राज्यों का गठन होना चाहिए। देखिए, इसने दिसंबर 1948 में अपने सुझाव जो है संविधान सभा के सामने रखे और इसमें जो है यह सुझाव दिया गया कि जो राज्यों का पुनर्गठन है उसका आधार भाषा नहीं होना चाहिए। यदि भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन हुआ तो देश की एकता, अखंडता बाधित हो जाएगी और इसलिए भाषा के आधार
को आप दरनिकार करते हुए यदि प्रशासनिक सुधार को राज्यों के पुनर्गठन का आधार बनाया जाए तो ये ज़्यादा उपयोगी रहेगा नवोदित राष्ट्र के लिए। देखिए, जब ये रिपोर्ट प्रस्तुत हुई तो इस रिपोर्ट से राज्यों में जो है स्पेशली साउथ इंडिया के जितने भी राज्य थे उनमें काफ़ी असंतोष फैल गया। अब देखिए, अब 1949 में कांग्रेस का अधिवेशन जयपुर में हुआ, एक ही दल था और इसी की जो है एक छत्र राज उस दौरान में हुआ करता था। तो इस एस के धर समिति या भाषाई आयोग समिति जो था, इसकी रिपोर्ट पर विचार विमर्श करने के लिए एक समिति का गठन किया गया, जिसके सदस्य थे जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल और पट्टाभी सीतारमैया। लेकिन इन तीनों के नाम पर ही इस समिति को जेवीपी समिति के नाम से जाना जाता है। इस समिति ने अप्रैल 1949 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और इसने भी यह कहा कि राज्यों का पुनर्गठन भाषा के आधार पर नहीं होना चाहिए और यदि पुनर्गठन हो तो प्रशासनिक सुविधा के आधार पर ही किया जाना चाहिए। जैसे ही इस समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की तो मानो दक्षिण भारत में आग सी लग गई और जो मद्रास प्रांत था और इसमें जो है ये एक नेता थे, उनका नाम था पोट्टी श्री रामालू। इन्होंने जो है आमरण अनशन की घोषणा कर दी और ये मांग की कि मद्रास से जो है जो मतलब आंध्र भाषा को या तेलुगु भाषा जो है उसको बोलने वाले जो भी क्षेत्र हैं उनको अलग करके एक अलग से स्टेट बना देना चाहिए। अर्थात वो एक नए राज्य की मांग कर रहे थे जिसका नाम था आंध्र प्रदेश। ये रहा उनका फोटो जिनको हम कह रहे हैं पोट्टी श्री रामालू। अब देखिए, सरकार नहीं झुकी पर 56 दिन की मृत्यु के पश्चात 56 दिन के अनशन के पश्चात जो है इनकी मृत्यु हो गई। इनकी मृत्यु के पश्चात साउथ इंडिया में लगभग दंगे होने की स्थिति आ गई और मजबूरन भारत सरकार को 1953 में भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश राज्य का गठन जो है करना पड़ा। देखिए, स्वतंत्रता के उपरांत भाषा के आधार पर जो पहला राज्य था वह गठित हुआ था आंध्र प्रदेश, जबकि स्वतंत्रता से पूर्व इस प्रकार का गठन हुआ है 1936 में। उड़ीसा मधुसूदन दास की प्रमुख भूमिका रही है और यहाँ भूमिका रही है पोट्टी श्री रामालू जो है। देखिए, इस प्रकार जो है ये राज्य अस्तित्व में आ गया। जैसे ही यह राज्य अस्तित्व में आया तो साउथ इंडिया और अन्यत्र स्थानों पर भी भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग उठने लगी। देखिए, इस पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए भारत सरकार ने दिसंबर 1953 में फजल अली की अध्यक्षता में एक 3 सदस्यीय आयोग का गठन किया, जिसके 2 अन्य सदस्य भी थे, के.एम. पर्णिकर और एच.एन. कुंजरू। आप देख सकते हैं फोटो में तीनों जो है वो समिति का ही फोटो लगा हुआ है। देखिए, इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट जो है 1955 में पेश की और ये कहा कि 4 ऐसे मापदंड हैं जिनके आधार पर राज्यों का पुनर्गठन होना चाहिए और इनमें भी जो सबसे महत्वपूर्ण मापदंड है वो है भाषा। देखिए, सबसे पहला इसने कहा कि राष्ट्र की एकता और अखंडता का ये भी बहुत जरूरी है। फिर दूसरा मापदंड दिया भाषाई और सांस्कृतिक एकरूपता और ये सुझाव दिया कि इसके बिना जो है एकता अखंडता शायद कायम ही नहीं हो पाएगी। और तीसरा इनका मापदंड था वित्तीय, प्रशासनिक और आर्थिक तंत्र को ध्यान में रखकर राज्यों का पुनर्गठन होना चाहिए। और चौथा इनका मापदंड था सभी राज्यों और पूरे देश में जो लोगों के कल्याण के लिए जो योजनाएं चल रही हैं उनका संवर्धन किस प्रकार से किया जाएगा, इसको आधार में रखकर भी राज्यों का पुनर्गठन किया जाना चाहिए। इसी रिपोर्ट के सुझाव को स्वीकार करते हुए भारत सरकार द्वारा 7वां संविधान संशोधन 1956 पारित किया, जिसके तहत जो है 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का जो है गठन किया गया। ये था उस दौरान का भारत, जो आप इमेज में देख सकते हैं। देखिए मित्रों, इंपॉर्टेंट है, पेपर में जो है कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं। देखिए, अब यहाँ से ये जो है यूपी पीसीएस में यहाँ से एक क्वेश्चन आना लगभग तय होता है। देखिए, यहाँ हम देखिए सबसे पहले आंध्र प्रदेश भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य है जो अस्तित्व में आया है। आंध्र प्रदेश अधिनियम 1953 द्वारा मद्रास से कुछ क्षेत्रों को अलग करके यह राज्य बना था। इसकी राजधानी थी कुर्नूल और उच्च न्यायालय था गुंटूर में। फिर देखिए दूसरे नंबर पर राज्य अस्तित्व में आया केरल, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 द्वारा ही अस्तित्व में आया हुआ है। नेक्स्ट कर्नाटक, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 द्वारा ही मैसूर रियासत को बनाया गया था। कर्नाटक जो है मैसूर रियासत जो थी एक राज्य का दर्जा उसको दिया गया था। 1973 में इस मैसूर का नाम बदलकर कर्नाटक कर दिया गया था। नेक्स्ट है गुजरात और महाराष्ट्र, ये जो है मुंबई पुनर्गठन अधिनियम 1960 पारित किया गया था, उसके द्वारा अस्तित्व में आए थे दोनों ही राज्य। नेक्स्ट नागालैंड, ये जो है नागालैंड राज्य अधिनियम 1962 पारित हुआ था और असम से अलग करके ये जो राज्य था ये अस्तित्व में आया था। नेक्स्ट हरियाणा,
पंजाब पुनर्गठन अधिनियम 1966 द्वारा पंजाब से अलग करके ही जो है हरियाणा राज्य अस्तित्व में आया था। नेक्स्ट हिमाचल प्रदेश, देखिए हिमाचल प्रदेश जो है पहले यूनियन टेरिटरीज था, केंद्र शासित प्रदेश था। इसको जो है हिमाचल प्रदेश राज्य अधिनियम 1970 द्वारा राज्य का दर्जा प्रदान किया गया था। नेक्स्ट मेघालय, 22वां संविधान संशोधन अधिनियम 1969 में जब पारित हुआ तो असम के भीतर ही एक एसोसिएट स्टेट अर्थात उपराज्य का दर्जा इसको दे दिया गया था। तत्पश्चात जब उत्तरी पूर्वी क्षेत्र पुनर्गठन अधिनियम 1971 पारित हुआ तब मेघालय को एक पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान कर दिया गया। नेक्स्ट मणिपुर त्रिपुरा, इसी अधिनियम के तहत अर्थात उत्तरी पूर्वी क्षेत्र अधिनियम पुनर्गठन अधिनियम 1971 के द्वारा इन दोनों केंद्र शासित प्रदेशों को ही राज्य का दर्जा प्रदान किया गया। नेक्स्ट है सिक्किम, और ज्यादातर पेपर में पूछा जाता है। 35वां संविधान संशोधन अधिनियम पारित किया गया था 1974 में, तब इसको संबद्ध राज्य घोषित किया गया था। और 36वां संविधान संशोधन अधिनियम 1975 जब पारित किया गया तो इसे जो है पूर्ण राज्य घोषित कर दिया गया था। देखिए संबद्ध राज्य है 1974 में 35वें संविधान संशोधन द्वारा, जबकि पूर्ण राज्य घोषित हुआ है 36वें संविधान संशोधन 1975 द्वारा। नेक्स्ट मिजोरम, मिजोरम जो है मिजोरम राज्य अधिनियम 1986 द्वारा इसे जो है पूर्ण राज्य घोषित किया गया। नेक्स्ट अरुणाचल प्रदेश, ये जो है अरुणाचल प्रदेश अधिनियम 1986 में इसे जो है पूर्ण राज्य घोषित किया गया। नेक्स्ट गोवा, दमन दीव पुनर्गठन अधिनियम 1987 द्वारा गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया गया। नेक्स्ट छत्तीसगढ़, 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश से अलग होकर ही राज्य अस्तित्व में आया। नेक्स्ट उत्तराखंड, 9 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश से अलग होकर अस्तित्व में आया। नेक्स्ट झारखंड, 15 नवंबर 2000 को बिहार से पृथक होकर यह राज्य अस्तित्व में आया। नेक्स्ट तेलंगाना, 2 जनवरी 2014 को आंध्र प्रदेश से अलग होकर यह राज्य अस्तित्व में आया। देखिए अभी हाल ही में जो भारतीय कल्पना भी कर रहे थे, कल्पना भी नहीं कर सकते थे, हम ये सोच भी नहीं सकते थे कि शायद ही भारतीयों को कभी वह दिन देखने को मिलेगा कि 370 खत्म होगी, परंतु वह दिन देखने को मिला। और वर्तमान समय में इस 370 को खत्म होने के साथ जहां कभी भारतीय जो राज्य क्षेत्र था वहां 38 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश थे, अब जो है वहां 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश हो गए हैं। अब इस 370 के समाप्त होने से जम्मू कश्मीर जो है भारत का अभिन्न अंग है और जो भारत सरकार है उसका जम्मू कश्मीर पर जो है प्रत्यक्ष शासन स्थापित किया गया है। अब देखिए इसी को किस प्रकार से स्थापित किया, क्या संविधान में ऐसे अमेंडमेंट किए, वो हम चर्चा करेंगे इस अधिनियम में। देखिए 370 समाप्त की गई, 370 समाप्त करने का मेथड क्या रहा वो हम अलग से चर्चा करेंगे। 3 मेथड थे, तीनों पर चर्चा करेंगे, अलग से एक वीडियो बनाएंगे। देखिए जो जम्मू कश्मीर राज्य था और 370 के तहत उसे एक विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था, अब जो है विशेष राज्य का दर्जा समाप्त कर दिया गया है और इस विशेष राज्य को 2 यूनियन टेरिटरीज अर्थात केंद्र शासित प्रदेशों में बांटा गया है। एक तो है जम्मू कश्मीर और दूसरा है लद्दाख। देखिए नया मैप आप देख सकते हैं, ये वाला है, ये तो पाकिस्तान ने कब्जा हुआ, ये जम्मू कश्मीर है और ये लद्दाख है। देखिए यहाँ की शासन व्यवस्था कैसी है कि जो जम्मू कश्मीर है वहाँ विधानमंडल होगा ठीक वैसा ही जैसा है दिल्ली में और पांडिचेरी में, जबकि लद्दाख में जो है विधानमंडल नहीं होगा। यहाँ जो है लेफ्टिनेंट गवर्नर की नियुक्ति की जाएगी भारत के राष्ट्रपति द्वारा। देखिए अगर भारतीय संविधान पर चर्चा करें कि जो राज्य हैं और संघ राज्य क्षेत्र हैं वो अस्तित्व में कैसे आते हैं, तो भारतीय संविधान में केवल 2 भाग ऐसे हैं जहां इस संबंध में प्रोविजन है, भाग 1 और भाग 8। भाग 1 में अनुच्छेद 1, 2, 3, 4 पीछे चर्चा की जा चुकी है और भाग 8 में है अनुच्छेद 239 से संबंधित प्रावधान। आप जो है इनके संबंध में आप बुक से स्टडी भी कर सकते हैं। देखिए अनुच्छेद 239 जो है संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है। देखिए अनुच्छेद 239 का एक क्या कहता है, कुछ संघ राज्य क्षेत्रों के लिए जो संसद है वह स्थानीय विधानमंडल या मंत्रिपरिषद या दोनों का सृजन कर सकती है। जिस प्रकार का सृजन किया है दिल्ली के लिए और जिस प्रकार का जो है सृजन किया गया पांडिचेरी के लिए और इसी प्रकार का सृजन किया गया है जम्मू एंड कश्मीर के लिए। और 239 का इसमें यह प्रावधान किया गया है कि दिल्ली के संबंध में कुछ विशेष प्रावधान है जो मैं यहाँ चर्चा कर रहा हूँ। मित्रों आज का जो टॉपिक था वो इतना ही था और स्पेशली यूपीपीसीएस में ये जो वीडियो है आपके लिए लाभकारी रहेगा और न्यूनतम एक प्रश्न यहाँ से पूछा जाएगा। आप स्क्रीन पर देख रहे हैं एक सामने बच्चों वाला प्रश्न है, भारत राज्य क्षेत्र में शामिल है। आपका ऑप्शन है ए 28 राज्य 7 केंद्र शासित प्रदेश, ऑप्शन बी 28 राज्य
9 केंद्र शासित प्रदेश, ऑप्शन सी 29 राज्य 7 केंद्र शासित प्रदेश, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। एक सामने आप क्वेश्चन देख रहे हैं स्क्रीन पे, निम्नलिखित में से भारत में निम्नलिखित राज्यों के बनाने का सही कालानुक्रम की पहचान कीजिए। मतलब ये ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पे 1 2 3 4, 1 3 2 4, 4 3 1 2, 3 4 1 2। आप इसको देखिए, पीछे डिस्कस किए जा चुके हैं और ये जो क्वेश्चन है यूपीपीसीएस 2014 में पूछा भी गया। आप इन दोनों का कमेंट बॉक्स में आंसर दे सकते हैं। और लास्ट में ये क्वेश्चन जो है बड़ा है, मतलब बड़े बच्चों का है मतलब ये जो है आईएएस में या यूपीएससी में पूछा गया है। देखिए इसमें से पूछा निम्न में से कौन सा जो है तथ्य गलत है। देखिए सबसे पहले गोवा को 1987 में पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ। ऑप्शन बी है दीव खंबात की खाड़ी में एक टापू है। ऑप्शन सी है दमन और दीव को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 56 द्वारा गोवा से अलग कर दिया गया। ऑप्शन डी है दादरा और नगर हवेली 1954 तक फ्रांसीसी औपनिवेशिक शासन के अंतर्गत थे। आप इसको थोड़ा बारीकी से स्टडी कीजिए और स्पेशली जो यूपीएससी को फोकस कर रहे हैं इसका जो आंसर है वो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। मित्रों आपको हमारा वीडियो कैसा लगा इसको एक बार जरूर बताएं, और यदि आपको लग रहा है कि यूपीएससी और स्टेट पीएससी के लिए चैनल जो है उपयोगी है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, महाशक्ति भारत।